अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ फ़ेहमीन और आप लोग देख रहे हैं द रील डायरीज़। आज जो ड्रामा हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बेसमेंट। उसके एपिसोड नंबर 17 और 18 ऑन एयर हुई थी इस वीक। रिव्यू करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ मोमेंट और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की है। अक्सर औकात हम सुनते हैं कि कराची में पीपीपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आप सिग्नल के ऊपर रोकोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोबाइल या आपका बाइक जो है वो गन पॉइंट के ऊपर चोरी ना हो जाए। लेकिन इस ड्रामे ने हमें ये बताया कि भई ये सिर्फ़ मीडिया का फ़ॉल्स और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है पीपीपी के खिलाफ। असल में जो हालात हैं और असल में प्रैक्टिकली वहाँ का क्या हो रहा है, वो हम लोगों को इस ड्रामे के थ्रू पता चला है कि टीटी साहब निकलते हैं अपनी बेगम को ढूँढने के लिए और सड़क पर उनको गाड़ी नज़र आती है अपनी बीवी की, जो कि एटलीस्ट इसकी मालियत आई थिंक करोड़ तक तो होगी। और वो गाड़ी ना सिर्फ़ ये कि खुली हुई है, वो लॉक नहीं हुई हुई, बल्कि उस गाड़ी के अंदर फ़ोन भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर 2 गोल्ड की रिंग्स भी हैं, बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी। लाइक वो गाड़ी लिटरली चीख-चीख कर कह रही है इस पॉइंट पे कि प्लीज़ मुझे लूट लो, प्लीज़ मुझे चोरी कर लो, मैं पूरा पैकेज तुम लोगों को दे रही हूँ। लेकिन वहाँ पे इवन दो कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी चोर की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि सिंध पुलिस का इतना टेरर है सबके दिमागों में। उन्होंने कहा है कि आधे चोरों ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, आधे चोरों ने खुद ही अपने आप को जेलों में बंद कर लिया। उन्होंने कहा है हमने किसी तरह भी अब कोई चोरी नहीं करनी। सो मुझे लगता है मेरे अंदर का जो ज़्याल है वो ये ड्रामा देखने के बाद जागा कि भई हम लोग एमी पीपीपी के ऊपर इतना बोलते हैं, ये तो पंजाब में भी उनको मौका देना चाहिए, केपी में भी उनको मौका देना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम मेरे ख़्याल से इतनी अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद लोग जो हैं वो पीपीपी को इतने वोट देने वाले हैं कि ये कराची को जो है वो स्विट्ज़रलैंड बना लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आई थिंक पीपीपी को फॉर्म 47 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फॉर्म 45 पर ही वो बना लेंगे। एंड आई थिंक इस सारा का सारा क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर साहब को जाता है कि या तो आई थिंक ये रीज़न है या फिर डायरेक्टर साहब ने इस पॉइंट के ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया कि अवाम जो ये ड्रामे देख रही है वो लिटरली चूंटियाँ हैं और उनको कोई सेंस नहीं है और उनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल नेगेटिव में है। इसलिए उन्होंने अटेंशन टू डिटेल छोड़े, मेन चीज़ जो चीख-चीख कर आपके सामने सीन है, उनके ऊपर भी अटेंशन नहीं दी हुई। बट एनीवेज़ ये तो ख़ैर स्टार्ट में हो गया डायरेक्टर को जो मैंने सैल्यूट देना था। इसके बाद अगर हम पूरी स्टोरी की तरफ चलें तो उसमें आपके जो टिटरी साहब हैं, उन्होंने दूसरी शादी की थी, उनकी बीवी ने उनको पकड़ लिया था। अब ऐसी सिचुएशन में जब इंसान पकड़ा जाता है और ना सिर्फ़ उनकी बीवी ने पकड़ा है, बल्कि उनके बेटे को भी पता चल गया है। ये वो बेटा है जो उनके काफ़ी क्लोज़ था, उनका बेस्ट फ्रेंड था, बडी था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया था कि भई बेटे को कुछ हो गया तो बाप का क्या होगा। उस बेटे को भी पता चल गया है और ऐसे हालात में इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है कि इंसान क्या करे? मतलब थोड़ा-सा टेंस होगा, पसीने आ रहे होंगे, आप टहल रहे होगे इधर से उधर कि मैं किस तरह से माफ़ियाँ माँगूँ, गिड़गिड़ाऊँ, रोऊँ, चीखूँ, क्या करूँ? टीटी साहब इन हालत में क्या कर रहे हैं? एक सीन के अंदर वो अपने आईपैड के ऊपर गेम खेल रहे हैं और जब रेहाम आती हैं कमरे में अपना सामान लेने के लिए, तो वो कन्वीनिएंटली बिल्कुल रिलैक्स होके पूछ रहे हैं कि, "कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम में सोने के लिए?" मतलब अगर मेरा मियाँ ने नॉर्मल भी मुझसे कोई लड़ाई की हो ना और वो मेरे गुस्से को इस तरह से गैसलाइट करके इतना चिल हो तो मुझे मेरा दिल करे कि मैं मुँह तोड़ दूँ। तो यहाँ तो पूरा मियाँ ने चीट किया है और वो बिल्कुल चिल होके पूछ रहा है कि अच्छा कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम में सोने के लिए। और फिर एज़ इफ दिस वाज़न्ट इनफ, नेक्स्ट सीन के अंदर जब आई थिंक बेटा आता है उनसे बात करने के लिए कि भई आपने ये क्या किया माँ के साथ? वो बेड के कमरे में, बेड के ऊपर बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर कंफर्टेबल होके बुक पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ यही तो टाइम है जब इंसान चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तब आप इतना रिलैक्स और इतना काम होते हो कि आप बुक के ऊपर फ़ोकस कर सक रहे होते हो। सो मुझे तो समझ नहीं आई। इनफैक्ट उस सीन के अंदर कह भी रहे होते हैं कि आपकी जो शर्मिंदगी है, मतलब कहीं से टीटी साहब के मुँह के ऊपर शर्मिंदगी नहीं नज़र आ रही होती है, आँखें फाड़-फाड़ के देख रहे होते हैं, हाथ में बुक होती है। लेकिन एनीवेज़ फाइनली दूसरे एपिसोड में डायरेक्टर को ख़्याल आता है कि नहीं भई, ये जो टीटी का कैरेक्टर है इसको थोड़ा-सा टहलते हुए दिखा देते हैं और थोड़ा-सा सोचते हुए दिखा देते हैं। बट सोच भी वो क्या रहे हैं कि भई अगर मैंने गलती कर ली तो मुझे सिर्फ़ इस एक गलती की वज़ह से जज किया जाएगा। मतलब कौन-सी गलती? आपने कोई सिर्फ़ अफ़ेयर-शफ़ेयर नहीं चलाया है, सिर्फ़ आपने शोल नहीं किया मासूमा के साथ, आपने लिटरली शादी की है। तो वो शादी कहीं से भी किसी भी तरह से गलती नहीं थी, एक चॉइस थी, एक डिसीज़न था आपका। सो आई डोंट नो व्हाट दैट एंटायर गलती पार्ट वाज़। बट मूविंग ऑन, बेटे का जो रिएक्शन है वो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी एक्सट्रीम होगा। जब उनके दोस्त के अब्बा ने ये काम किया था तब वो गेट ओवर नहीं कर रहे थे, तो अपने अब्बा के ऊपर तो वो डेफ़िनिटली पागल हुए। लेकिन वो पागलपन सारा उन्होंने निकाला मासूमा के ऊपर। साइड टेबल से उन्होंने अपनी जो है उसकी ड्रॉअर से निकाली गन। मतलब एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि किसी भी इंसान की साइड टेबल के अंदर गन क्यों होगी, किसी नॉर्मल इंसान की। अगर ये गन रखते हैं तो फिर आई एम श्योर पैंट में इनके ग्रेनेड भी होगा, किचन के अंदर जो है कोई बाज़ूका भी रखी होगी, लॉन में इनका कोई न्यूक्लियर मिसाइल भी पड़ा हुआ होगा। क्योंकि अगर इनके लिए इतना नॉर्मल है कि यहाँ से साइड टेबल किया, नॉर्मली इंसान चार्जर निकालता है, कोई लैंप वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, कोई आपका एयरफ़ोन्स वगैरह पड़े होते हैं, लेकिन नहीं, इनके साइड टेबल पे क्या पड़ा हुआ है? डायरेक्ट जो है वो गन।
खैर वो गन निकालते हैं और वो जाते हैं मासूमा के पास, और मासूमा के जो है यहाँ पे दिखाया है कि फ़ादर की ऑब्वियसली डेथ हो गई है। ऐसा कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर पाकिस्तानी बाप जो है वो ना मरे। आई थिंक हम लोग फ़िज़ूल में इतने कैंसर वार्ड्स और एड्स और पोलियो के ऊपर रोते रहते हैं। असल जो हमारा मसला वो ये है कि बेटी का बाप होना, एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामों की अगर बात करें। क्योंकि आज तक जितने भी डेथ सर्टिफ़िकेट इश्यू हुए हैं, मोस्ट ऑफ़ देम उसके अंदर जो कॉज़ ऑफ़ डेथ है वो यही लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तानी बेटी का बाप था, और वो भी पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर। सो खैर मासूमा के अब्बा जो हैं वो चलते बढ़ते हैं इस ड्रामे की इन 2 एपिसोड्स के अंदर। मासूमा जो है उनको काफ़ी रोता-शोता हुआ सब कुछ करते हुए दिखा रहे होते हैं। फिर आते हैं आपके मूसा साहब और वो गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं सबके सामने, जितने भी लोग जनाज़े के ऊपर आए होते हैं, कि ये किया है मासूमा ने, और फुल उनको ज़लील करते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर जो मुझे मसला था, मुझे लगता है कि हमारे जो भी मेकर्स जब भी वो दिखाते हैं कि इस तरह का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला है या कभी किसी बॉय ने शादी की है दूसरी, उसके अंदर जो औरत है उसको फुल ज़लील करते हैं। चाहे आपके पास वो ड्रामा हो जिसमें कई लोग रहमान कमर ने लिखा था जो मेरे पास तुम हो, उसके अंदर आयज़ा खान को थप्पड़ पड़ा था। एक और ड्रामा था जलन, जिसके अंदर आई थिंक मिनाल थी और उनको तो पागल खाने ही भेज दिया था। सो हमेशा इस तरह के सीन में जब लड़का जो है वो चीट करता है किसी लड़की के साथ, तो लड़की का जो है ना वो बहुत उसको ज़लील होता हुआ दिखा रहे होते हैं कि रुल गई है बिल्कुल। इसमें भी ऐसा हुआ कि बाप के जनाजे के ऊपर 10 लोगों के सामने उसको वो इतना चीख रहा है, और जो एक्चुअली कल्प्रेट होता है, जिसने चीट किया होता है, जिसने अपनी बीवी को, जिसने अपने बेटे को धोखा दिया होता है, उसके साथ इंसान आराम से कह रहा होता है कि मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता। ओ भाई, तुमने अपने बाप के ऊपर गन पॉइंट क्यों नहीं रखी? मासूमा तो एक आउटसाइडर थी। मासूमा तुम लोगों के साथ जितना भी बुरा करे, क्या फ़र्क पड़ता है? मेन जो धोखा तुम्हें दिया, वो तो तुम्हारे बाप ने दिया है। उसके साथ तुम आराम से कामली बात कर रहे हो कि भई मैं ये नहीं कर सकता, आपने बड़ा वो किया है, और औरत के पास जाके तुम्हें बड़ी गन निकल गई है और बड़ी तुम्हारी मर्दानगी जो है वो ज़िंदा हो गई है। सो ये पार्ट मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ थोड़ा-सा जो है ना मर्दों को भी ज़लील करना ड्रामों के अंदर दिखाते हैं, सिर्फ़ औरतों का हाथ नहीं होता चीट करने में। एनीवेज़, अगर हम रेहाम के रिएक्शन की बात करें अपनी टीटी साहब की शादी के ऊपर, तो वो मेरा ख़्याल था बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगी, बहुत ज़्यादा शोर मचाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जाती है अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया कि रेहान की कोई अम्मी, कोई बहन, भाई, बाप, कोई ससुराल, कोई ख़ानदान, कुछ तो होता जिसके पास वो जा सकती थी। मिली कौन उनको? एक फ्रेंड, वो भी जो कि दुबई में रहती है और खाली घर है उसका। सो वो उनके पास जाती हैं और फिर उनको होता है कि नहीं भई, मैं यहाँ पे क्यों अपना मुँह छुपाऊँ, और वो फाइनली अपने घर जाके बेटे को बता देती हैं। अच्छा, मेरा ख़्याल था कि बेटे को जब बताएँगी तो फुल उधर एटलीस्ट पंप करेंगी बेटे को बाप के खिलाफ, लेकिन वो भी नहीं करती। और वो बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा रीज़नेबल उनका रिएक्शन होता है। वो कह रही होती है कि भई देखो, ये जो सारा धोखा है वो तो मेरे साथ ही है ना, तुम्हारा तो वो अभी भी बाप है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बडी है, तो तुम अपना रिलेशनशिप जो है वो ख़राब ना करो। अ, मुझे ये समझ नहीं आई कि रेहाम को ओवरऑल एक नेगेटिव लाइट में थोड़ा बहुत कोशिश की थी डायरेक्टर ने दिखाने की, जो मुझे लगा, मैंने जो परसीव किया इस ड्रामे को। स्टार्ट में जब वो मासूमा की वीडियो भी बनवा रही होती हैं, जब मासूमा उसके कपड़े पहनती है और काफ़ी ज़्यादा ज़लील करती हैं। सो वो भी एक थोड़ा-सा इस तरह का था कि भई रेहाम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर हैं। फिर बीच-बीच में भी ऐसी बातें हम सुनते रहे कि रेहाम बहुत सख्त है, रेहाम बहुत सख्त हैं। लेकिन आई डोंट नो, अभी तो जो उनका रिएक्शन था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो बहुत ही टोन डाउन था, बहुत ही काम थी। बेटे को भी बहुत ज़्यादा टीटी की साइड लेते हुए वो कर रही थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो गोody टू शूज़ वाली चीज़ होती है वो की है। सो आई अंडरस्टैंड कि मैं कहती हूँ कि कैरेक्टर की थोड़ी लेयर्स होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरी एक रेनबो है कि कभी क्या, कभी क्या। सो ये पार्ट मुझे नहीं समझ आया। बाकी अगर हम देखें, मूसा की एक्टिंग मुझे लगता है कि इतने मज़े की नहीं थी। जब वो स्टार्ट में अपने बाप को समझा भी रहा होता है, उसके ऊपर शोर भी कर रहा होता है कि ओहो आपने ये किया, वो दरवाज़ा भी बंद कर रहा होता है। तो आई डोंट नो, मूसा के जो एक्सप्रेशंस थे वो उनकी बातों के साथ नहीं जा रहे थे। इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। मतलब मुझे था कि भई वो सही चीज़ें तोड़े या कुछ ये करे, नहीं, उनका गुस्सा सिर्फ़ मासूमा के ऊपर ही निकला है। बाकी ये कि मासूमा फिर से सोचना शुरू हो गई हैं कि भई मेरी घर से एक लाश उठी है, तो अब मैंने उस घर से भी एक लाश उठवानी है। आई थिंक शी इज़ टॉकिंग अबाउट मूसा। मूसा ही अब नेक्स्ट विक्टिम होंगे इस ड्रामे के और वही मरेंगे। लेकिन मुझे है कि प्लीज़ मासूमा कुछ कर ले। डे 1 से हम सुनते आए हैं उनकी प्लानिंग कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी किया उन्होंने कख नहीं। खुद ही विक्टिम बनी हुई हैं। कभी उनका बाप मरा है, कभी वो ज़लील हो रही हैं, कभी रेहाम के हाथों, मूसा के हाथों। सो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। आई थिंक 20 एपिसोड्स हो गए हैं अभी तक। मासूम का जो गुस्सा हम लोगों ने सुना हुआ है इस ड्रामे के अंदर कि जी पता नहीं वो पागल हो जाती हैं, वो क्रेज़ीनेस कब हम लोगों को दिखाएँगे अगर 20 एपिसोड्स में नहीं दिखा सके। सो आई होप कि आगे वो देखने को मिले, और टीटी का भी देखना है आगे कि भई वो रेहाम की तरफ वापस जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको गिल्ट वाला फैक्टर भी है, या फिर वो मासूमा के साथ ही टिकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये भी नहीं पता कि भई मासूमा के बाप की डेथ हो गई है। ये पता चलेगा तो थोड़ा आई थिंक और उनका सिम्पैथी फैक्टर जाएगा मासूमा की तरफ। मासूमा ने मैसेज तो छोड़ दिया है।
बट लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है टीटी साहब जो हैं वो किस साइड के ऊपर जाते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ना देना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।